तालूत हाथ झाड़ता हुआ सीमी के पास पहुंच गया था। कैसा लग रहा है सीमी? बहुत उम्दा आदिल भाई, इस कमबख्त ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया था, सीमी नफरत से बोली। और दूसरी लड़कियां हैरत से उसका मुंह तकने लगी। लड़ाई जोरों शोर से जारी थी। तब तालूत ने सीमी से कहा, क्या ख्याल है सीमी, इन लोगों को लड़ने दे, हम वापस चलें। चलिए। सीमी भी बहुत ज्यादा मूड में थी। चनाचा हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। सीमी का चेहरा गुलनार हो रहा था। एहसान की मौजूदगी से इस पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। उसे अब शमशेर या उसके साथियों की कोई परवाह नहीं रह गई थी। रास्ते में कह के उबलते रहे सब लोग इस दिलचस्प जंग पर तबसरा कर रहे थे। अल्लाह आदल साहब, जब इन कमबख्तों ने आप पर चाकू से हमला किया तो मेरा तो दम रुकते रुकते रह गया, लेकिन आप पता नहीं आदमी हैं या जिन, आपने इन्हें चूहों की तरह दबोच लिया था, रूही ने कहा। और साइम साहब के एक हाथ के बाद तो शमशेर बहादुर ने दूर ही रहने में आफियत समझी। इसके बाद तो किसी कीमत पर करीब आने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं ही रह गया यारो, तुम लोग इसे पकड़ लेते हो तो एक हाथ भी झाड़ देता, वैसे तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, एहसान ने कहा। और सब हंस पड़े। आप भी छुपे रुस्तम है हसाम भाई, और भाई तो इन दोनों के ही है ना, नुसरत बोली। भाई जरूर हूँ, रुस्तम नहीं एतराफ करता हूँ, लेकिन अब होगा क्या, अंकल को क्या जवाब देंगे, रूही ने परेशानी से कहा। सीधी सी बात है, अब उसे शमशेर की शिकायत करेंगे। इसने अपने लड़ाकों की मदद से हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की थी, क्या तुम लोग इसकी गवाही नहीं दोगी? यकीनन देंगे, दोनों लड़कियां बेयक वक्त बोली। फिर मजबूरी थी, साइम भाई और आदिल भाई और हसाम साहब को बोलना पड़ा। क्या ये लोग हमारी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते? हरगिज नहीं, तालूत जल्दी से बोला। फिर एक बार फिर सब हंस पड़े। सब हंस पड़े और गाड़ियां महल के करीब पहुंच रही थी। महल में हम लोग गाड़ियों से उतरे। सीमी ने मुलाजिमों से नवाब साहब के बारे में पूछा और पता चला कि नवाब साहब अंदर मौजूद हैं। हम लोग तो अपने अपने कमरों में जा रहे हैं, तुम लोग अपना काम शुरू करो, तालूत ने कहा। लड़कियों ने गर्दन हिला दी और फिर हम अपने कमरों की तरफ चल पड़े। हमने लिबास तब्दील किया। एहसान किसी कदर परेशान नजर आ रहा था। क्यों, आपको क्या हुआ? तालूत ने उसे घूरते हुए कहा। ये शमशेर कोई हंगामा न खड़ा कर दे, बात बहुत आगे बढ़ गई है, एहसान ने कहा। आप लिहाफ ओढ़कर मसहरी पर लेट जाइए, कोई आए तो मुंह ढक लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, तालूत ने तंजिया लहजे में कहा। यह बात नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से नवाब साहब किसी जहमत में पड़े। दमाद हो तो ऐसा होनहार। ठीक है भाई, तुम अपने ससुर के लिए फिक्रमंद हो, लेकिन हम गरीब भी तो किसी काम आ सकते हैं, तुम फिक्र मत करो। शमशेर दौला इस कोठी में थोड़ी देर का मेहमान है, मुमकिन है आज इसकी छुट्टी हो जाए, आइंदा वो इधर का रुख नहीं करेगा। रहे बाकी मामला तो नवाब साहब भी इससे दबे नहीं रहेंगे, फिर फिक्र किस बात की है, तालूत ने कहा। और एहसान खामोश हो गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि नवाब जलालुद्दीन हांफते कांपते हमारे पास आए। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात है। ये सब क्या किस्सा है शहजादा साइम? गलती उसी की थी नवाब साहब, यकीन फरमाइए, आपने देखा, हम तो इसकी हर बात टालते थे, लेकिन हवातीन से इसकी बदतमीजी हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। बहुत लफंगा आदमी है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं बेटे, अगर असगरुद्दौला का ख्याल ना हो तो मैं उसे अपने हाथ से गोली मार देता। तुम लोगों को कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नवाब साहब, वो विलायती चूहे हमारा क्या बिगाड़ सकते थे, तालूत ने कहा। जाहिर है तुम पहाड़ी शहजादे हो, और बहरहाल तुमने ठीक किया, एक बार फिर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, नवाब साहब ने कहा। मगर वो गया कहाँ? शायद आते ही हों, तालूत ने मासूमियत से कहा। आइए, खाना तैयार है, आओ एहसान मियाँ। चलो, तालूत ने एहसान को गौर से देखते हुए कहा। और एहसान लड़कियों की तरह शर्मा गया। हस्बे मामूल खाने के कमरे में सब मौजूद थे। हमें देखती लड़कियां मुस्कुरा पड़ी। अभी हम कुर्सियां घसीट कर बैठने भी ना पाए थे कि मुलाजिम दौड़ा आया और जलालुद्दीन उसे देखने लगे। क्या बात है, उन्होंने पूछा। हजूर, वो जो शमशेरोदौला न जाने इन्हें क्या हो गया है, कहाँ है मरदूद? नवाब साहब गुस्से से खड़े हो गए। बुरी हालत है सरकार, कपड़े फटे हुए हैं, कई जगह से खून निकल रहा है, मुंह सूजा हुआ, पहचाना नहीं जा रहा है। कहाँ? नवाब साहब ने पूछा। इसी तरफ आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ रुको, मैं से बात करूंगा। नवाब साहब कुर्सी से उठ गए। इलाही है, बेगम नवाब ने कांपते हुए लहजे में कहा। लेकिन हम लोगों के यहाँ बैठे रहने की तुक नहीं थी, चनाचा हम भी जल्दी से उठ गए। हमारे देखते हुए लड़कियां और बेगम नवाब खुद भी खाने के कमरे से निकल आई। नवाब साहब और शमशेरोदौला ज्यादा दूर नहीं थे। बिलाशुबा शमशेरोदौला की हालत दुरुस्त नहीं थी, शायद इसके साथियों से कुछ ज्यादा ही हो गई थी। हमने बगौर इन दोनों की गुफ्तगू सुनने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि इन लोगों ने वापस आकर आपको बहुत कुछ सुनाया होगा, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ, और आज अलोरी और जलालाबाद की पुरइत्तेहाद दोस्ती खत्म हो गई। अब हम एक दूसरे के दुश्मन है नवाब जलालुद्दीन, और तुम जानते हो कि अलवरी की दुश्मनी तुम्हें किस कदर महंगी पड़ेगी। मैं जलालाबाद को नीलाम कराऊंगा और कोड़ियों को मोल नीलाम करूंगा इसको। फिर मैं जलालाबाद के महल में रहने वालों की कीमत लगाऊंगा। आपके वकार का जनाजा जलालाबाद की सड़कों पर निकलेगा। तालूत से इसकी बकवास बर्दाश्त ना हो सकी। वो आगे बढ़ा और बोला, अगर आप इजाजत दें नवाब साहब, तो मैं इसके कपड़े उतार लूं, इसका मुंह काला करूं, एक गधे पर बिठाकर अलोरी की तरफ हाँक दूं। नवाब साहब गुस्से की शिद्दत से कांप रहे थे। शमशेर की दीवानों जैसी कैफियत देखकर ही अंदाजा होता था कि तालूत की बात सुनकर वो इस पर चपट पड़ेगा।
اور اپنی جان دینے اس کی جان لینے کی کوشش کرے گا، لیکن اس ولایتی دیوانے کو اتنا ہوش ضرور تھا کہ اس نے خود پر قابو رکھا۔ اسے طالوت وغیرہ کی قوت کا احساس تھا، چنانچہ اس نے طالوت کو صرف خونی نگاہوں سے گھورنے پر اکتفا کیا۔ شمشیر اصغر دولہ کے ناخلف، تو جلال آباد میں مہمان ہے، اگر تو مہمان نہ ہوتا تو میں شاید سب سے پہلے تیری زبان گدی سے نکلوا لیتا، اور پھر غصے کی شدت سے نواب صاحب کے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے۔ بہتر یہی ہے شمشیر کہ تم اپنی منحوس صورت لے کر 10 منٹ کے اندر محل اور تھوڑی دیر کے اندر جلال آباد چھوڑ دو۔ ہم نے تمہارا چیلنج قبول کر لیا، اور ہاں، ہماری وہ پیشکش برقرار ہے، جلال آباد کو نیلام کروانے کے خواب کسی پاگل خانے میں جا کر پورے کر لینا۔ ہاں، الوری کا خریدار میں موجود ہوں، میں الوری کو ماں اس کے محل کے مکینوں کے خریدنے کو تیار ہوں۔ اگر تم بھی ان میں شامل ہوئے شمشیر، تو میں تمہیں گھوڑوں کی مالش کرنے پر ملازم رکھوں گا۔ بلا شک تمہاری حیثیت سے اس سے زیادہ نہیں ہے، اور اب میں نے وقت کی گنتی شروع کر دی ہے، 50 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ ٹھیک 10 منٹ، جاؤ۔ اچانک طالوت دھاڑا اور شمشیر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر وہ ایک دم پلٹ پڑا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ طالوت نے وہاں کھڑے ہوئے ملازموں کی طرف دیکھا اور بولا، کھانے کے کمرے میں ہمیں اس کے چلے جانے کی اطلاع دو۔ آئیے نواب صاحب۔ اس نے نواب صاحب کا بازو پکڑا اور نواب صاحب اس کے ساتھ اندر آنے میں کوئی تعارض نہیں کیا۔ کھانا شروع کریں اور اسے ذہن سے نکال دیں، طویل زندگی ہے، ہمیں ہر قسم کے اچھے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، میرا خیال ہے اس کی حیثیت کا احساس دلا دیا گیا ہے۔ نواب صاحب نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ ان کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی، بہرحال کھانے کے دوران کوئی کچھ نہ بولا اور خاموشی سے کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اٹھ گئے اور کھانے کے کمرے سے نکل آئے۔ نواب صاحب نے ان لوگوں سے اجازت مانگی، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں نواب صاحب؟ طالوت نے پوچھا۔ نواب صاحب نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا، انتہائی ضروری گفتگو کرنی ہے، میں انتظار کروں گا، نواب صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور ایک طرف چل پڑے۔ احسان اور طالوت اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں میں نے ایک ملازم سے پوچھا، شمشیر الدولہ چلا گیا؟ جی شہزادے صاحب۔ اس کے ساتھی تو نہیں آئے؟ جی نہیں، ملازموں نے جواب دیا اور ہم گردن ہلا کر آگے بڑھ گئے۔ معلوم ہوتا ہے شمشیر الدولہ کے تینوں جان بازوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ظاہر ہے ساتھ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بہرحال اب زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہیں ہے، نواب صاحب ذہنی طور پر سخت پریشان ہیں۔ ہاں، ان کی کیفیت عجیب سی تھی، احسان نے کہا، پرواہ مت کرو، 1 گھنٹے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کریں گے عادل بھائی؟ احسان نے پوچھا۔ دیکھا صاحب کیسا بے حیا بھائی ہے، سسرال والوں کے تذکرے سے ذرا بھی نہیں شرماتا، چلو اپنے کمرے میں جاؤ ورنہ منہ پر پھٹکار برسنے لگے گی، طالوت نے کہا، اور احسان ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہم دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے تھے۔ طالوت نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا، پھر اس نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے متفکرانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ نواب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، شمشیر سے معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب نواب کو اپنی عزت کی پڑ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ذہنی انتشار میں وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے۔ ہم نے بھی صرف وعدہ کیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بہرحال میں نے اسے 1 گھنٹے کی مہلت تو لے لی ہے، میرا خیال ہے وقت برباد کرنا بسود ہے، اس کا کام ختم کر لیا جائے، طالوت نے کہا، اور پھر بائیں سمت رخ کر کے آواز دی، راسم، اور پرسرار غلام حاضر ہو گیا۔ کاغذات لے آئے؟ حاضر ہیں شہزادہ حضور۔ راسم نے ایک صندلی باکس طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ کاغذات مکمل ہیں؟ ان کے علاوہ تو کچھ اور نہیں رہ گیا؟ کوئی بھی ایسا نشان جس سے اندازہ ہو کہ نواب جلال الدولہ کسی بھی طرح الوری کے مقروض ہیں؟ بالکل نہیں آقا، اب الوری میں کچھ نہیں رہ گیا ہے، راسم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے راسم، اب ہمیں اس رقم کی ضرورت ہے جو نواب جلال الدین پر نکلتی ہے، اسے کرنسی کی شکل میں یہاں ڈھیر کر دو۔ جو حکم شہزادہ حضور۔ راسم نے گردن چکائی اور پھر وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ طالوت مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا، میں دم بخود تھا، مجھے طالوت پر رشک آ رہا تھا، کیسا صاحب اختیار ہے یہ شخص، دنیا کی ضرورتیں اس کے لیے کس قدر آسان ہیں، کاش میری دنیا کے لوگ بھی اسی طرح مطمئن ہوتے، کاش یہ زندگی ان کے لیے اس قدر کٹھن نہ ہوتی، تب یہ دنیا ایک خوبصورت پھول کی مانند ہوتی، ایک مہکتا ہوا پھول، چہرے پر دمک ہوتی، غربت ذہن پر گندہ کرتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ہر انسان کی ضرورت پوری ہونے لگے تو نفسا نفسی کی یہ زندگی محبت کے پھول بکھیر سکتی ہے۔ تو قبلہ و کعبہ بھائی صاحب، میرا مطلب ہے شہزادہ صائم، ہم نواب صاحب کے پاس چلیں؟ چلو، لیکن کیا ہم یہ کاغذات دیکھیں؟ نہ دیکھنا بہتر ہے، کسی کی راز سے واقف ہونے سے کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ طالوت نے کاغذات کا مقفل صندوق بغل میں دبایا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہم دونوں نواب صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ بیگم نواب نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں، جنہیں شاید انہوں نے جلدی میں پہنچا تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ جھجکیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے خلوص پر پورا بھروسہ کر لیا تھا اور ہم پر اپنوں ہی کی طرح بھروسہ کرتے تھے۔ بیگم نواب صرف ایک لمحے کے لیے الجھی، پھر رو پڑی اور سسکتے ہوئے بولی،
आओ मेरे बच्चों, इनकी हालत बहुत खराब है, आओ तुम भी हमारा तमाशा देख लो। दरवाजे के करीब से हट गई, हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद कर दे अम्मी हजूर, तालूत ने कहा और बेगम साहबा ने दरवाजा बंद कर लिया। नवाब साहब एक मसहरी पर बेहाल पड़े थे, उनका सांस धोंकने की तरह चल रहा था। हम दोनों उनके करीब पहुंच गए। तालूत ने मुझे इशारा किया, वो मेरी कुव्वत तकरीर से आगाह था। चनाचे मैं नवाब साहब की मसहरी की पट्टी पर बैठ गया। तो आपको अभी तक हमारे ऊपर यकीन नहीं आया नवाब साहब? मैं संजीदगी से कहा। नवाब साहब ने डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बात नहीं है बेटे, ये बात नहीं है, उन्होंने फंसी फंसी आवाज में कहा। मैं आपसे कोई माजरत नहीं चाहता, मैं जानता हूं कि आप इस कदर परेशान क्यों हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अब शमशेर यहाँ से चला गया है, वो लोरी जाकर असगरदौला को पूरी तफसील बताएगा। असगरदौला आपके कितने ही अच्छे दोस्त सही, लेकिन वो अपने बेटे के तरफदार होंगे और इसका इंतकाम लेने के लिए आपको परेशान करेंगे। मैंने कहा, यही बात है। नवाब साहब ने गहरी गहरी सांसें लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, बराए करम उठकर बैठिए। अम्मी हुजूर आप भी तशरीफ रखिए, इत्तफाक से आप यहाँ मौजूद हैं। आप इसी कदर परेशान होंगी जिस कदर नवाब साहब। हम आपसे जुदा नहीं है नवाब साहब, क्या अम्मी हुजूर भी हमारी पेशकश से वाकिफ है? हाँ, ये मेरी परेशानी में बराबर की शरीक है, नवाब साहब ने कहा। वो सारा लेकर उठ गए। तो नवाब साहब, ये वो संदूकचा है जिसमें आपके वो तमाम कागजात मौजूद है जिनमें आप पर कर्ज की तफसील है। हैं? नवाब साहब उछल पड़े। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उन्होंने झपट कर संदूकचा अपने कब्जे में कर लिया। मंगवाया गया है, बराए करम इसकी तफसील मालूम ना करें। क्या आप इसे पहचानते हैं? बाखूबी, असगरदौला इसमें ही मेरे कागजात रखे थे असगरदौला ने। तब बराए करम आप इसे खोलकर देख लें। तालूत ने कहा। तो इसने चुटकी से संदूकचे का ताला खोल दिया। नवाब जलालुद्दीन बेसब्री से संदूकचा खोला और इसमें से एक एक दस्तावेज निकाल कर देखने लगे। इनकी हालत पागलों की मानत थी, होठ खुशक थे और वो आंखें मल मल कर कागजों को पूरी मजबूती से पकड़ पकड़ कर यकीन कर रहे थे कि ये इन्हीं के कागजात हैं। खुद बेगम नवाब फटी फटी आंखों से इन कागजात को देख रही थी। नवाब साहब की हालत एतदाल पर आती जा रही थी। इसको तो अपनी हैसियत भूल गए थे और बच्चों की तरह खुश नजर आ रहे थे। हम दोनों खामोशी से इन्हें देखते रहे। फिर नवाब साहब ने आखिरी कागज भी देख लिया। इसके बाद वो हमारी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, ये कहाँ से आ गया? खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही, ये कागजात कहाँ से आ गए? इनके अलावा और कुछ है असगरदौला के पास? तालूत ने इनकी बात का जवाब दिए बगैर पूछा। कुछ भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। मेरी हैसियत इन्हीं कागजात में पोशीदा थी। अगर असगरदौला कभी आप पर हरफजनी करता तो इन्हीं कागजात के जरिए ना। हाँ, अब तो इसके पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। तब बराह करम इन्हें मुझे दे दीजिए, तालूत ने कहा। नवाब साहब ने संदूकचा तालूत के हाथ में पकड़ा दिया। तालूत इसे लिए आतिशदान के नजदीक पहुंच गया। इसने पूरा संदूकचा आतिशदान में डाल दिया। नवाब साहब के चेहरे पर सुर्खी आ गई, उनकी आंखें सुच्चे मोतियों के मानो चमकने लगी। वो वफूरे मुसर्रत से हाथ मल रहे थे। जब संदूकचा और कागजात जलकर राख हो गए तो उन्होंने मुसरत भरे लहजे में कहा, अल्लाह अब तो बता दो ये कहां से आया? ये हमारी अपनी कोशिश थी नवाब साहब। असगरदौला के खजाने से ये संदूकचा हमने चालाकी से मंगवा लिया। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कानूनी तौर पर यह बात खत्म हो चुकी है कि जलालाबाद पर अलवरी का कर्ज है, लेकिन आपके ताल्लुकात भी हैं, दोस्ती भी है। शमशेर इस काबिल नहीं था कि आप सीमी का हाथ इसके हाथ में देते, चुनाचा आपने उसे ठुकरा दिया। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अब असगरदौला बेटे की बेइज्जती से कितने सीख पा हों, आपका तो कुछ ही बिगाड़ सकते। यानी वो किसी से ये कहने के काबिल नहीं है कि इनका आप पर कुछ है। यकीनन यकीनन, नवाब साहब खुशी से बोले। ताहम आप एक नेक इंसान हैं। अगर असगरदौला को अकल आ जाती है और वो सिर्फ शरीफाना तौर से आपसे अपनी रकम का मुतालबा करते हैं तो आप इन्हें इस शरीफाना तौर पर इनकी रकम वापस कर दें। इसका इंतजाम भी हो चुका है। बराए करम मेरे कमरे तक चलिए। और नवाब साहब जल्दी से खड़े हो गए। बेबस इंसान तमाम नवाबी भूल गया है। मैं दिल में सोचा, वरना क्या करो फर थे। इसकी कीमत सीमी थी, एक हसीन नेक मासूम लड़की। नवाब साहब और बेगम नवाब हमारे कमरे में आ गए। एहसान हस्बे मामूल कमरे में था और कमरे में लकड़ी के दो संदूकों का इजाफा नजर आ रहा था। गोया रासम अपना काम कर चुका था। आप ये रकम किस शक्ल में अदा करना पसंद करेंगे नवाब साहब? तालूत ने पूछा। किसी भी शक्ल में, मेरा ख्याल है करेंसी मुनासिब रहेगी। पूरी रकम किस कदर बनती है? गालबन 9 करोड़। नवाब साहब की आवाज में लर्जिश थी। तालूत ने आगे बढ़कर संदूकों के ढक्कन उठा दिए। करेंसी नोट संदूकों में चुने हुए थे। नवाब साहब ने आंखें बंद कर ली और बेगम नवाब ने भी दिल पर हाथ रख लिया था। नवाब साहब, आप ये रकम असगरदौला को दे दें। तफरीहन इनके कागजात भी तलब करें। अगर वो शर्मिंदा हो तो कह दें कि बहरहाल वो आपके दोस्त हैं, कागजात वो खुद जाया कर दे। ये उनके रवैये पर मुनस्सर है। बराह करम इन संदूकों को अपने खजाने में पहुंचा दें। मगर मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस अनायत का बदल कैसे दे सकता हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा? आप हमसे एक वादा कर चुके हैं नवाब साहब। वो वादा अपनी जगह। तुम्हारे कहने से मैं सीमी का हाथ किसी के हाथ में भी दे सकता था।
हसाम मेरा मतलब है एहसान तो चीज ही दूसरी है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस वादे की बात नहीं कर रहा नवाब साहब। सीमी जैसी प्यारी बहन के लिए तो कायनात की सारी दौलत भी कम है। मैं इस वादे की बात कर रहा हूँ जो आपने हमें बेटा समझने का किया था। मेरे खुदा, अगर तूने आसमान से ये फरिश्ते भेजे हैं तो मैं तेरी सना कैसे करूं। नवाब साहब की आवाज रुंध गई और वजारों की तार रोने लगे। बेगम नवाब भी दुपट्टा आंखों पर रख लिया था। तालुत परेशान निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों को खामोश कराऊं। तब नवाब साहब ने दोनों बाजू फैलाए और हमने बाजू में बीच लिया। खुदा खुदा करके नवाब साहब और बेगम साहबा इतदाल पर आए। इंतहाई खुफिया तरीके से संदूक खजाने में पहुंचा दिए गए। उस रोज शाम की चाय पर मजा आ गया। दिलों पर से बोझ हट गए थे। नवाब साहब चेक रहे थे और तो और बेगम नवाब भी बात बात पर हंस रही थी। इन दोनों को खुश देखकर सीमी भी खुश थी। अलबत्ता कभी कभी इसकी आंखों में उलझन तैरने लगती थी। नुसरत और रूही एहसान को देख रही थी, जो बाकायदा शर्माने की कोशिश कर रहा था। भाई बेगम, नवाब साहब ने बेगम नवाब को मुखातब किया। जी, बहुत दिनों से इस घर में कोई तकरीब नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि अब कुछ होना चाहिए। सिमी की सालगिरह भी करीब आ गया चचा नवाब। नुसरत बोल पड़ी। हैं? अरे कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ एक हफ्ता। कमाल है, हमारे इल्म में ये बात नहीं लाई गई। नवाब साहब बोले। जिस तरह ये सालगिरह होती है वो इंतजाम तो हो रहे हैं। बेगम नवाब ने कहा। नहीं भाई, ये बहुत अच्छी बात हुई। इस बार हम इस सालगिरह को एक यादगार हैसियत देंगे। बेगम नवाब भी हंस रही थी। उनकी प्यार भरी नजरें बार बार एहसान पर पड़ रही थी। एहसान उसे महसूस करके बेवकूफों की तरह शर्मा रहा था। चनाचा ये दिलचस्प शाम कैकों में गुजर गई। फिर रात आई और खाने पर कह के उबलते रहे। खाने की मेज पर तालुत ने एक और चक्कर चला दिया। उसने नवाब साहब को मुखातब करते हुए कहा, शहजादा हसाम को जलालाबाद कुछ इस कदर पसंद आया नवाब साहब के हमारी लाख कोशिशों के बावजूद ये इसे छोड़ने पर रजामंद नहीं है। इनका ख्याल यहाँ मुस्तकिल आबाद होने का है। बहरहाल भाई की जिद है, इसलिए पूरी करनी होगी। इस सिलसिले में आपकी मदद भी दरकार है। ओ हाँ हाँ, कहो, मैं क्या कर सकता हूँ? नवाब साहब ने कहा, जलालाबाद के किसी खूबसूरत इलाके में इतनी जमीन दरकार है जहाँ हसाम का झोपड़ा बन जाए। मैं चाहता हूँ कि शादिया से मजदूर बुलाकर जल्द अज जल्द ये मकान तमीर करा दिया जाए। मैं इसे शादिया की तर्ज पर ही तमीर कराना चाहता हूँ ताकि ये हमारी यादगार रहे। तो आप मुझे ये जमीन अनायत फरमा दे। पूरे जलालाबाद को चारों तरफ से देख लो, जो जगह पसंद आए वहां तमीज शुरू करा दो। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? बस इजाजत लेनी थी। तालुत ने कहा। मैं से देखने लगा। तालुत संजीदा था। जाहिर है ये इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके बाद वो खामोश हो गया। काफी देर तक महल में कह के गूंजते रहे। आज का रंग ही निराला था। सीमी भी बोल रही थी। बेगम साहबा भी खुश थी और नवाब जलालुद्दीन, इन्हें तो गोया नई जिंदगी मिल गई थी। फिर सब अपने कमरे में आ गए। एहसान भी हमारे साथ ही था। चाचा तालुत ने उसे देखते हुए कहा, जाओ मियाँ जाओ, हम तुम्हारी शादी की बात करेंगे। बुजुर्गों के दरमियान नहीं बैठते। बुजुर्गों के दरमियान नहीं बैठते। आपने मकान का क्या चक्कर चलाया आदिल भाई? वो भी तुम्हारी शादी के जमरे में आता है, इसलिए इस पर बोलने की इजाजत नहीं है। तालुत ने कहा। एहसान हंसने लगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ? किसी भी बात पर तकल्लुफ के अल्फाज कहने पर शर्म आती है। फिर जाओ अपने कमरे में जाकर शर्माओ। तालुत ने कहा। एहसान हंसता हुआ बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद तालुत ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर किसी फिक्रमंद माँ की तरह मेरे पास आकर बैठ गया और फिर किसी फिक्रमंद माँ की तरह मेरे पास आकर बैठ गया। एहसान का एक मकान जरूर होना चाहिए आरफ, उसने कहा। हाँ, वो भी हो जाए तो क्या हर्ज है? हो जाए क्या, होना जरूरी है। फिर फिक्रमंद क्यों हो? यार, इस किस्से को जल्द अज जल्द निपटाना चाहता हूँ। मकान तो एक रात में भी तैयार हो सकता है, लेकिन फिर इन लोगों पर हमारा राज खुल जाएगा। ये लोग किसी तौर इस कदर जल्द तमीर को तस्लीम नहीं करेंगे। ये भी दुरुस्त है। फिर क्या किया जाए? पहले ये बताओ, इसके लिए कौन सी जगह मुंतखब की है? जूबी फाल का इलाका बेहद खूबसूरत जगह है। मकान भी अपनी मर्जी का बनवाएंगे। जाहिर है। तब फिर कल नवाब साहब से कह दो, शादियां इतला करा दी है, मजदूर पहुंचने वाले होंगे। अब ये खतरा थोड़ा बहुत तो मोल लेना ही होगा। कई बातें ऐसी हो चुकी हैं, मसलन भैया लोरी के खजाने से निकलाने वाले कागजात, इतनी दौलत का एकदम आ जाना, जबकि शादी के दूसरे लोग को वापस किया जा चुका है। नवाब साहब ने खुशी की ज्यादती की जाए ये सब कुछ सोचा ही नहीं। जिस वक्त सोचेंगे इन्हें शदीद हैरत होगी। हाँ, होनी तो चाहिए, लेकिन ना हो तो बेहतर है। बहरहाल ठीक है यार, हमें कौन सी जिंदगी गुजारनी है? हमारे जाने के बाद वो जो मर्जी सोचे। कल से काम शुरू करा दिया जाए। और तुम जानते हो कि नवाब साहब सालगिरह में क्या चक्कर चला रहे हैं? क्या? मेरा ख्याल है कि एहसान और सीमी के रिश्ते का ऐलान करेंगे। ठीक है, हो जाए तो अच्छा है। यहाँ से जल्द अज जल्द फुर्सत मिले। वाकई, और अब तो अबुल होल भी फरार हो गया है। देखना यह है कि क्या गुल खिलाता है। तालुत ने कहा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। क्यों परेशान कर रहे हो एहसान? हम अभी तक तुम्हारी शादी की बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा, और बाहर खामोशी छा गई। फिर सीमी की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलिए साइम भाई, मैं सीमी हूँ। ओ, तालुत ने गर्दन हिलाई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। तशरीफ लाइए। मैं गहरी सांस लेकर बोला और सीमी हंसती हुई अंदर आ गई। क्या गुफ्तगू हो रही है? वो बेतकल्लफी से एक कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारे लिए शर्माने वाली, तालुत ने कहा। आप मुझे भगाना चाहते हैं आदिल भाई? सीमी ने ठुनकते हुए कहा। जी नहीं, फरमाइए, कैसे तशरीफ लाई?
तालूत बोला, मैं जानना चाहती हूँ कि आज अचानक हमारे घर में जिंदगी कैसे लौट आई। सिमी ने कहा, जिंदगी से मालूम कीजिए। तालूत ने कहा। वो भी खामोशी से मुस्कुराए जा रही, कुछ बताती नहीं। सिमी ने हंसकर कहा, कान पकड़कर 2 थप्पड़ लगा दो, ठीक हो जाएगी। फिर हमने सिमी को वो सारी बातें बता दी जो अब तक गुजरी थी और नवाब साहब से क्या बातचीत हुई और किस तरीके से हमने शमशेर से उसकी जान छुड़ाई। जुबीफाल के नजदीक पहुंचकर तालूत ने गाड़ी रोक दी और फिर वो मुझे मकान की तफसील बताने लगा। जो नक्शा उसने पेश किया उसके बारे में गौर करके अंदाजा हो जाता था कि वो कैसा खूबसूरत मकान होगा। फिर उसने रासम को आवाज दी और रासम गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। तुम समझते हो रासम मैं क्या चाहता हूँ? गुलाम समझ गया आका, रासम ने जवाब दिया। बस तो सबसे पहले इस इलाके के गिर्द दीवारें खड़ी करा दो ताकि किसी को अंदर का हाल ना मालूम हो सके। इसके बाद काम दुरुस्त कर दो। जो हुक्म आका, रासम ने बदस्तूर गर्दन झुकाए हुए कहा। और कोई खास बात? कोई खास बात नहीं आका, आपकी तलाश बदस्तूर जारी है। वैसे आला हजरत का ख्याल है कि अब आपको आजाद छोड़ दिया जाए। आप दुनिया देख लें और आपका दिल भर जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है ये अक्लमंदाना फैसला, बहरहाल देखा जाएगा। तालूत ने कहा। फिर इसके इशारे पर रासम निगाहों से ओझल हो गया। रासम ने अपना काम शुरू कर दिया था। हर काम कायदे से हो रहा था। शायद इस गुफ्तगू के तीसरे दिन से ही जुबीफाल के एक अजीम शान इलाके में बुलंद बाला दीवारें नजर आने लगी थी जिनके दूसरी तरफ का हाल किसी को मालूम नहीं था। खुद नवाब साहब को भी इनके बारे में मालूम हो चुका था। उन्होंने शादी के मजदूरों की और इनके तरीका तमीर को देखना चाहा था, लेकिन तालूत ने माजरत कर ली थी और कहा था कि ये इनका कौमी राज है जिसे अफशा करने की सरकारी तौर पर इजाजत नहीं है। बहरहाल नवाब साहब तालूत को क्या मजबूर कर सकते थे। रोजमर्रा की दिलचस्पियां जारी थी, लेकिन 5वें दिन एक और दिलचस्प वाकया हुआ। नवाब असगरदौला अचानक अलोरी से जलालाबाद पहुंच गए थे। इनके साथ 10-12 अफराद थे। उधेड़ उम्र का ये शख्स चेहरे से ही मकार मालूम होता था। वो जलालुद्दीन से इसी तरह गले मिला जैसे कोई बात ही ना हो। महल के दूसरे अफराद से भी बड़ी खुशहालाकी से मिला था। यहाँ तक कि उसने मुझसे भी, तालूत से और एहसान से भी गर्मजोशी से मुसाफा किया था। कहा था, वो मैं रियासत शादिया से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल किसी रियासत के नुमाइंदे इसके लोग ही हुआ करते हैं। आपके चेहरों से आपकी हैसियत का अंदाजा होता है। हमने उसका शुक्रिया अदा किया था। रात को इन दोनों यानी कि नवाब साहब और असगरदौला में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। भला इस गुफ्तगू में हम दोनों शरीक क्यों ना होते? तालूत को इससे पूरी दिलचस्पी थी। हालांकि इस गुफ्तगू में बेगम नवाब को भी शिरकत की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन तालूत नजर न आने वाली हालत में था और मैं भी शवाना के दुशाले में छुपा हुआ था। हम दोनों चालाकी से इस कमरे में घुस आए थे और एक गोशे में खामोश खड़े थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और असगरदौला के आराम कुर्सी पर दराज नवाब जलालुद्दीन को देख रहा था। जलाल, असगरदौला ने नवाब जलालुद्दीन को मुखातब किया। मुझे इल्म हो चुका है कि शमशेर ने यहाँ आकर तुम लोगों के साथ भी बदतमीजी का मुजाहरा किया है। दरअसल जब वो विलायत से वापस आया, मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे दोस्त, मैं खुद परेशान हो गया था। उसने हमारी रवायात की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं उसे यहाँ भेजने के हक में नहीं था, लेकिन औरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। इसकी माँ को इस पर कोई हामी नजर नहीं आती। उसने इसे यहाँ रवाना कर दिया। यकीन करो मेरे दोस्त, मैं खौफजदा था और वही हुआ, वो वापस पहुंच गया। लेकिन जिस हाल में पहुंचा, इससे बहरहाल एक बाप को तकलीफ होना फितरी अमर है। मैं शर्मिंदा हूँ असगरदौला, लेकिन इसकी इस हालत में मेरा कोई हाथ नहीं है। नवाब जलालुद्दीन ने कहा। मुझे यकीन है, मुझे इत्मीनान है, लेकिन जलालुद्दीन, पहले मैं तुमसे एक सवाल करूंगा कि इसकी बदतमीजी की वजह से तुमने बचपन के दोस्त असगर को भी दिल से निकाल दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है असगरदौला, जलालुद्दीन बोले। मुझे यकीन था मेरे दोस्त, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। जलालुद्दीन, तुम जानते हो मेरी एक ही औलाद है। शमशेर से मेरी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। वो वलायत के माहौल में जरूर रंग गया है, लेकिन कसूर इसका भी नहीं है। हम ही ने उसे वो माहौल दिया था और वहां इसकी तरबियत का कोई बंदोबस्त भी नहीं किया था। हमें चाहिए था कि हम ऐसे चंद लोगों को इसके साथ रखते जो इसे हमारे इकदार का एहसास दिलाए रखते और इसे अलोरी याद रहता। लेकिन तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते जलालुद्दीन कि शमशेर हमेशा का हराब नहीं है। माहौल के इस वक्ती असर ने इसे बेवकूफ बना दिया है। अब उसे हमारी शफकत की जरूरत है। हम उसे संभाल सकते हैं जलालुद्दीन। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर आयद नहीं होती, तुम भी इसके पाबंद हो। जलालुद्दीन तीखी निगाहों से असगरदौला को देखने लगे, लेकिन असगरदौला के चेहरे की मकारी कुछ और बढ़ गई थी। क्योंकि तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल भी इससे वाबस्ता है। अगर वो यहाँ से भी बददिल हो गया तो बड़ी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। असगरदौला का कारोबारी गुफ्तगू पर आया। पेचीदगियों से आपकी क्या मुराद है असगरदौला? नवाब साहब के लहजे में भी एतमाद था। तुम इन्हें समझते हो जलालुद्दीन, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? हमारे तुम्हारे माबैन एक समझौता हुआ था। जब तुम्हारे पर माली मुश्किलात का दबाव पड़ गया तो मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन ये इमदाद मशरूत थी, यानी कि तुम जलालाबाद की तमाम तर हैसियत अपनी बेटी सीमी को दे दोगे। बज़ाहिर वो जहेज होगा, लेकिन दरअसल
बहरहाल हमारी दोस्ती भी है, इसलिए मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं कहना चाहता जो इस दोस्ती में रखना अंदाज हो। तुम बकवास करते हो असगरुद्दौला, मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं मानी थी। नवाब साहब बिगड़ गए। अल्फाज दूसरे थे लेकिन मफहूम, क्या तुम इसे इनकार करोगे? असगरुद्दौला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन असगरुद्दौला, शमशेर अब इस मेयार से इंतहाई दर्जे गिर गया है जो मैं अपनी बेटी के शोहर के लिए मुतय्यन कर चुका हूँ। मैं और मेरी बेटी इसे किसी तौर कबूल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा जलालुद्दीन, ये तो खुशी के सौदे हैं। शमशेर अब खुद भी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ असगरुद्दौला तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए तैयार हूँ। जलालुद्दीन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। असगरुद्दौला उछल पड़ा। क्या मतलब? यानी कि क्या मतलब? मैंने जो कुछ कहा है उसका वही मतलब है असगरुद्दौला। क्या कर्ज के कागजात तुम अपने साथ लाए हो? कागजात? मगर इनकी क्या जरूरत थी? असगरुद्दौला किसी कदर बदहवासी से बोला। उसका ख्याल था कि इसके सख्त रवैये से जलालुद्दीन इसके कदमों में आ गिरेगा, लेकिन जलालुद्दीन के तो तेवर ही दूसरे थे। रही कागजात की बात, तो नामुमकिन था कि असगरुद्दौला जैसे छिछोरे आदमी ने बगैर कागजात का जायजा लिए यहाँ आने की कोशिश की हो। इसे मालूम हो चुका होगा कि कागजात अब इसके कब्जे में नहीं है। क्यों? अगर मैं शमशेरदौला से सिमी की शादी ना करूं तो क्या तुम अपना कर्ज वसूल नहीं करोगे? नवाब साहब बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोले। कर्ज एक अलग हैसियत रखता है जलालुद्दीन, हमारी दोस्ती भी तो है। सोच लो असगरुद्दौला, क्या कह रहे हो? पहली बात दुरुस्त थी या अब जो कह रहे हो वो दुरुस्त है? अभी चंद मिनट कबल ही तुम शर्त का तस्करा कर चुके हो। और असगरुद्दौला को पसीने छूट गए। वो होनकों की तरह जलालुद्दीन की शक्ल देख रहा था, लेकिन फिर वो जल्दी संभल गया और नए पैंतरे बदलने लगा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम मेरी एक बात का जवाब दो जलालुद्दीन, खूब सोच समझ कर। मैं हाजिर हूं असगरुद्दौला। क्या तुम किसी भी हैसियत में शमशेर को दामाद नहीं बना सकते? इस छिछोर और जलील लड़के को आप जलालाबाद में कदम रखने की इजाजत भी नहीं दे सकता, आप दामाद बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अंजाम से वाकिफ हो? असगरुद्दौला ने कहा, वाकिफ होना चाहता हूँ। जलालुद्दीन जहरीले लहजे में बोले, मैं तुमसे अपनी रकम का मुतालबा करूंगा। इसका तहमीना 9 करोड़ तक पहुंचता है। मुझे इल्म है। क्या तुम अदा कर सकोगे? तुम मुतालबा करो, इसके बाद सोचूंगा। जलालुद्दीन ने कहा कि क्या मतलब? असगरुद्दौला के हिसाब फिर जवाब देने लगे। मैं यही मालूम करना चाहता हूँ असगरुद्दौला कि क्या तुम कर्ज के कागजात साथ लाए हो? अगर लाए हो तो हिसाब करो, अपनी रकम ले लो। शमशेर का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर कागजात नहीं लाए हो तो मंगवा लो या वहां जाकर भेज दो। असगरुद्दौला का सांस फूल रहा था, इसकी हालत बिगड़ गई थी। फिर इसने डूबी हुई आवाज में कहा, असगरुद्दौला का सांस फूल रहा था, इसकी हालत बिगड़ गई थी। फिर इसने डूबी हुई आवाज में कहा, जलालुद्दीन, कागजात कहीं गुम हो गए हैं, वो अब मेरे पास नहीं रहे हैं। कागजात की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारा कर्ज कैसे अदा कर सकता हूँ असगरुद्दौला? कागजात की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारा कर्ज कैसे अदा कर सकता हूँ असगरुद्दौला? नवाब जलालुद्दीन बोले। मैं बर्बाद हो जाऊंगा जलालुद्दीन, मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुद अलोरी की माली हालत जो है ज्यादा दुरुस्त नहीं है। मैंने जलालाबाद के भरोसे पर बहुत से कर्जे ले रखे हैं, अलोरी बिक जाएगा। असगरुद्दौला ने कांपते हुए कहा, ऐसी सूरत में तुम मेरी दोस्ती आजमा सकते हो असगरुद्दौला। शमशेर अगर फितरतन ठीक होता तो मैं खामोशी से सीमी को इसके हवाले कर देता, लेकिन वो रास्ते से भटक चुका है। मेरी दुआ है कि वो सही रास्ते पर आ जाए और तुम्हारे दिल की ठंडक बने। रही इस कर्ज की बात जो मैंने तुमसे ले लिया है, तो कागजात की गैर मौजूदगी में भी मैं उसे अदा करने को तैयार हूं। तुम उसे लेकर जा सकते हो। असगरुद्दौला ने गर्दन झुका दी, अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद असगरुद्दौला रवाना हो गया। नोटों से भरे हुए बक्स वो अपने साथ ले गया था और इस तरह ये मसला भी हल हो गया था। नवाब जलालुद्दीन गोया फिर से जवान हो गए थे। उनके चेहरे की चंद झुर्रियां बिल्कुल गायब हो गई थी। यहां तक कि वो दिन आ गया जब सीमी की सालगिरह थी। सालगिरह का एहतमाम शानदार किया गया था। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरा जलालाबाद मधु था। हम लोग भी अच्छी तरह सजे बने हुए थे। सालगिरह की तकरीबात शुरू हो गई थी, इंतहाई शानदार पैमाने पर अंजाम पा गई। शहर भर की दावत का बंदोबस्त किया गया था, यहाँ तक कि आम मेहमान रुखसत हो गए। चंद मखसूस दोस्तों को नवाब जलालुद्दीन ने रोक लिया था, उनकी बेगमात भी मौजूद थी। मोजिज दोस्तों, इस तकरीब सईद में एक और अहम तकरीब का इजाफा कर दिया गया है। वो ये तकरीब बेहद अहम है, लेकिन इसका इंतजाम नहायत सादगी से किया गया है। शहजादा साइम और शहजादा आदल से आप लोग वाकिफ हैं, ये इनके दोस्त एहसान हैं। इन दोनों शहजादगान की दरख्वास्त पर मैंने एहसान मियाँ के साथ सीमी का रिश्ता मंजूर कर लिया है। चनाचा मेरी तरफ से एहसान मियाँ को मंगनी की अंगूठी पहनाई जाएगी। नुसरत, मंगनी की रस्म अदा करो। नवाब साहब ने कहा। मैंने चौंक कर तालूत की तरफ देखा। मैंने तो पहले ही कह दिया था, तालूत आहिस्ता से बोला, लेकिन फिक्र मत करो, अंगूठी मेरी जेब में है। तालूत ने जवाब दिया। नुसरत ने एहसान को अंगूठी पहना दी थी। सीमी का चेहरा गुलनार हो गया था, एहसान का भी सांस फूला हुआ था। मेहमानों की जानब से मुबारकबाद की आवाजें उभरी। तब नवाब साहब फिर बोले, और दूसरी अंगूठी खुद शहजादा आदल एहसान मियाँ की तरफ से अपनी होने वाली भावज को पहनाएंगे। नवाब साहब ने दूसरी अंगूठी सोने की तश्तरी में रखे तालूत को पेश किया। तालूत अपनी जगह से उठ गया।
اس نے پہلے نواب صاحب کی دی ہوئی انگوٹھی سیمی کو پہنائی، پھر اپنی جیب سے ایک عجیب و غریب پتھر کی انگوٹھی نکال کر اسے بھی سیمی کی انگلی میں ڈال دیا۔ اس پتھر سے ہفت رنگ شعائیں ہاتھ جوڑ رہی تھی اور عجیب کیفیت تھی اس روشنی کی، اسے دیکھ کر ذہن سونے لگتا تھا۔ نواب صاحب نے جھک کر اس دوسری انگوٹھی کو دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے۔ بہرحال منگنی کی رسم بھی انجام پا گئی اور مہمان رخصت ہونے لگے۔ عادل، میں اور احسان نواب صاحب کے ساتھ مل کر مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے۔ آخر میں صرف گھر کے لوگ باقی رہ گئے۔ نواب صاحب نے میرے اور عادل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک طرف لے گئے۔ ایک بات کا مجھے احساس ہو رہا ہے عادل میاں، انہوں نے کہا۔ کیا نواب صاحب؟ عادل نے پوچھا۔ دراصل منگنی کا خیال میں نے صرف اپنے ذہن تک محدود رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اچانک اعلان کر کے سب کو چونکا دوں گا۔ اسی خیال کے تحت میں نے دونوں طرف کی انگوٹھیاں خود ہی مہیا کر لی تھیں۔ آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ نہیں نواب صاحب، اعتراض کیسا؟ میں اگر خود فوری طور پر مہیا نہ کر سکتا تو آپ سے کہتا۔ عادل نے کہا۔ پھر تم نے دوسری انگوٹھی؟ اور دراصل میں نے اس کا فیصلہ اپنے دل میں کیا تھا۔ وہ میری خوشی تھی نواب صاحب، آپ اسے کسی رد عمل کا نتیجہ نہ سمجھیں۔ میں مطمئن ہو گیا، نواب صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بولے، مگر بھئی عجیب پتھر ہے، اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے نیند آ رہی ہو۔ نایاب ہے، سنگ ہفتہ کہلاتا ہے، بڑی خصوصیات کا حامل ہے۔ بہرحال سیمی بہن کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عادل نے سیمی کے قریب آنے پر کہا۔ سیمی شرمائی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس رات دیر تک نشست رہی۔ سیمی اور لڑکیاں تھوڑی تھوڑی دیر تک اس محفل میں شریک رہیں، پھر لڑکیوں کو نیند آنے لگی، وہ چلی گئیں۔